चलो लास्ट तो लास्ट क्लास में अपन कंप्लीट किए थे कार्बोहाइड्रेट है ना, फ्रक्टोज, ग्लूकोज का हेमोर स्ट्रक्चर देखे थे, फ्रक्टोज के बारे में पढ़े थे, कीटोनिक है ये, इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर यूरेनोस के फॉर्म में, 5 मेंबर रिंग जहाँ पे 4 कार्बन है 1 ऑक्सीजन है, इसका हेमोर स्ट्रक्चर। इसमें ये बनने के बाद नहीं समझ में आएगा वो तो, हाँ नहीं, बाकी फिर आप टेस्ट कर सकते हैं, केमिकल टेस्ट तो है ना अपने पास, कॉलेज ले लो ना। डाइसेचराइड्स अपन पढ़ लिए थे है ना, सुक्रोज पढ़े थे, माइक्रोज पढ़े थे, लैक्टोज पढ़े थे। इसमें सुक्रोज से आपको हाइड्रोलाइसिस D प्लस ग्लूकोज एंड D माइनस फ्रक्टोज दे रहा था, और इन्वर्जन ऑफ शुगर के फॉर्मूला का कंसेप्ट क्या था कि सुक्रोज बाय डिफॉल्ट डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, बट उसके हाइड्रोलाइसिस से हमें एक लीवर रोटेटरी सॉल्यूशन मिलता है। उसका रीजन है कि हाँ फ्रक्टोज लीवर रोटेटरी है माइनस 92.4 से, और आपका जो ग्लूकोज है दैट इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी 52.5 से, तो ओवरऑल एंगल जो है वो लेफ्ट साइड में ही रहेगा। ठीक है, देन वी सॉ सुक्रोज स्ट्रक्चर ना, ग्लूकोसाइडिक लिंकेज, सुक्रोज का स्ट्रक्चर देखा था हमने, इसी को ग्लूकोसाइडिक लिंकेज बोलते हैं ना, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, C1C4 है ना, C1 और C4। अच्छा, हमने एक चीज और देखी थी, रेड्यूसिंग एंड नॉन रेड्यूसिंग शुगर, तो यहाँ पे C1 था ना, नॉन रेड्यूसिंग C1 क्या कंबाइन करेगा, और अगर रेड्यूसिंग है तो C1C4 के साथ, अभी तो एक सेंटर बचना चाहिए। अगर आपने दोनों ही रेड्यूसिंग सेंटर को खत्म कर दिया, इसका मतलब अब जो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल बना है दैट विल बी अ नॉन रेड्यूसिंग मॉलिक्यूल। समझ रहे हैं, मतलब अकेला सुक्रोज, अकेला ग्लूकोज और फ्रक्टोज दे वर एबल टू, फ्रक्टोज तो नहीं बट अकेला ग्लूकोज वाज एबल टू रिड्यूस कॉलिन्स रिएक्शन, बट सुक्रोज ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है जिसके पास रेड्यूसिंग सेंटर बचे ही नहीं, क्योंकि आपने 1 और 1 के दोनों एटम को कंबाइन कर दिया। ठीक है, वही दूसरी तरफ माल्टोज में C1 और C4 में कॉम्बिनेशन होता है, तो एटलीस्ट एक का तो आपका reducing center प्रिजर्व है, दैट इज अ reducing sugar। माल्टोज एंड लैक्टोज बोथ आर reducing sugar। यहाँ आपको दोनों ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिल रहे हैं, वहाँ एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज था ना, यहाँ गैलेक्टोज और ग्लूकोज। फिर पॉलीसैचराइड्स में आए थे, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन पढ़े थे। स्टार्च आपका अमाइनम, जिसमें 2 पार्ट थे ना, एमिलोज एंड एमिलोपेक्टिन। एमिलोज आपका नॉन ब्रांच था, was a branched polymer है, दोनों पॉलीमर ही राइट, क्योंकि लंबी लंबी चेन्स बनी ना यहाँ पे। अभी तक अपन पॉलीमर वर्ड का यूज नहीं कर रहे थे क्योंकि 2 कंपाउंड थे मैक्सिमम, बट अब ये लॉन्ग चेन्स बनेंगे। देखो यहाँ पे ये एंडिंग में भी ऐसा लिखा, मतलब ये और कंटिन्यूएशन इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, और ये जो नीचे भी जाएगा क्योंकि ब्रांच नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे C1C4 का देखे थे ब्रांचिंग, यहाँ भी आपस में C1C4 ही है, बट जब एक ब्रांच दूसरी या एक चेन दूसरे चेन के साथ जब जुड़ रही है तो वो C1C6 के साथ। ठीक है, सेलुलोज यहाँ बीटा लिंक देखे थे ना ऐसे। ठीक है, यहाँ पे भी आपके सब ग्लूकोज यूनिट है। ठीक है, 1 और 4 से। एंड लास्ट ग्लाइकोजन देखे थे जो एक एनिमल स्टोरेज वाला है। ये जितने भी थे स्टार्च, सेलुलोज और ये है ना, सब आपके एनर्जी स्टोरेज है। ठीक है, वो दोनों प्लांट में है, ये एनिमल में इन द लीवर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन बेसिकली है क्या, ये भी एक तरह का न्यूट्रिएंट है व्हिच इज नीडेड फॉर द बॉडी फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर के चाहिए, तो कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है, प्रोटीन ग्रोथ और रिपेयर के काम आता है। ठीक है, प्रोटीन से एनर्जी नहीं मिलती हमें, कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, तो वी गेट एनर्जी फ्रॉम दैट ग्लूकोज। ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है रिएक्शन जिससे एटीपी बनता है, तो इससे एटीपी नहीं बनता, एटीपी ग्लूकोज से बनता है। ओके, तो प्रोटीन्स में आते हैं। प्रोटीन्स आर द मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल्स ऑफ द लिविंग सिस्टम।
चीफ सोर्सेज ऑफ प्रोटीन आर मिल्क, चीज, पल्सेस, पीनट, फिश, मीट, है ना, इसको काट कर सकते हैं लिखने के लिए, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, द वर्ड प्रोटीन इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्रोटियोस, इसका मीनिंग ये होता है प्राइम इंपॉर्टेंस, ठीक है। अल्टीमेटली हमारा काम का चीज यहां से है कि ऑल प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। अल्फा अमीनो एसिड, अल्टीमेटली जब हम डाइजेशन पढ़ते थे, डाइजेशन में अपन क्या बोलते थे कि प्रोटीन को अलग अलग टाइप के जो एंजाइम्स है, जैसे कि ट्रिप्सिन हो गया, पेप्सिन हो गया, ये सब एंजाइम्स हमारी बॉडी में क्या करते हैं, प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं, राइट। एमिनोपेप्टिडेज करके भी एक एंजाइम होता है, ये सब अल्टीमेटली प्रोटीन को अमीनो एसिड्स तक ब्रेक करते हैं, तभी ये सेल एब्जॉर्ब कर पाता है। सेल प्रोटीन को डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकता डिफ्यूजन से, इसलिए वो प्रोटीन को पहले एक डिफ्यूजिबल फॉर्म में लेके आता है, जिसको हम अमीनो एसिड्स को, जस्ट लाइक जैसे कार्बोहाइड्रेट डिफ्यूज या ब्रेक होके ग्लूकोज बन रहा था, फ्रक्टोज बन रहा था, तभी हमारा बॉडी उसको सेल उसको एब्जॉर्ब कर पा रहा था। इन द सेम वे प्रोटीन्स को भी आपके पहले अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट किया जाता है, देन ओनली इट विल बी एबल टू एब्जॉर्ब बाय द सेल, ठीक है। तो ऑल द प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स दोनों वर्ड आ रहे हैं, अमीनो आया है अमाइन से, एसिड आया है कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो इसके एक ही कार्बन पे COH भी लगा हुआ है और उसी कार्बन पे NH2 ग्रुप भी लगा हुआ है, समझ रहे हैं? मतलब ऐसा कुछ होगा, COOH NH2, अब कितने बचे इसके पास, 2 बॉन्ड और बनाएगा, तो C एक H तो रहता ही है, अब यहाँ पे कुछ भी ग्रुप आ सकता है। डिपेंडिंग ऑन दैट देयर आर 20 अमीनो एसिड्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बॉडी, 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। तो केमिकली प्रोटीन्स आर कंडेंसेशन पॉलीमर्स, या इसको अपन पॉलीअमाइड्स बोलते हैं। एक्चुअली पॉलीअमाइड्स क्यों नाम पड़ा, ध्यान देना, जब एक अमीनो एसिड और दूसरा अमीनो एसिड जब आपस में जुड़ते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का मतलब ही वो होता है, when two monomers are joined together a simple molecule is eliminated। जनरली वो मॉलिक्यूल वाटर होता है या HCl होता है, इस टाइप का कोई मॉलिक्यूल निकलता है, ठीक है। और जो कंपाउंड बन रहा है उसको अपन पॉलीअमाइड्स बोल रहे हैं। पॉलीअमाइड्स क्या होते हैं, जैसे पॉलीएस्टर होते हैं, ये पॉलीअमाइड्स मतलब अमाइड्स की चेन होगी। अमाइड्स क्या क्या पढ़े ना, अमाइड्स CONH2, तो यहाँ पे CONH2 नहीं है, इसका OH और दूसरे मॉलिक्यूल के NH2 में से एक H, समझ लो क्या बोल रहा हूं मैं, एक अमीनो एसिड का OH और दूसरे अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल का NH निश्चित H, तभी तो वाटर आएगा ना। OH यहां से मिल जाएगा और यहीं पे H नहीं ले जाएंगे, दूसरे अमीनो एसिड का H और इसका OH मिलके वाटर रिमूव, अब दोनों जो जुड़ गए ना, that bond is known as peptide linkage, CO bond NH, इधर का CO बचा और इधर का NH, ये जुड़ जाएंगे, तो उसी को अपन, अब ये लंबी चेन बनेगी तो पॉलीअमाइड्स कहलाएगा। CONH को अपन अमाइड बोलते हैं, प्राइमरी नहीं है। देखो RCONH2 होता तो आप इसको प्राइमरी अमाइड बोलते हैं, हाँ या ना, ये प्राइमरी अमाइड है ना, पर अगर यहाँ पे एक H रिमूव हो जाता तो ये सेकेंडरी अमाइड हो जाएगा। जस्ट लाइक अमाइंस में आपने पढ़ा है ना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइंस, एक एक हाइड्रोजन हटाते जाओ, वो प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी होता जाएगा। इन द सेम वे एक और हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे अगर मैं अल्काइल ग्रुप लगा दूं तो ये सेकेंडरी अमाइड हो जाएगा, है ना क्लियर? ये अमाइड तो पढ़ा है हमने ना, इट इज आल्सो डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड से आप ये बना सकते हो अमोनिया को रिएक्ट करवा, पहले अमोनियम बनेगा, हीट कर दो, अमाइड बन जाएगा, ठीक है। ओके, तो इट इज द कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। अल्फा मतलब ये वही कार्बन पे रहेगा जिस कार्बन पे आपका COH है, तभी अल्फा कार्बन बोल रहे हैं ना इसको, ये आपका अल्फा कार्बन क्या रहेगा, विच इज अटैच्ड टू COH, अल्फा कार्बन। तो अल्फा अमीनो एसिड्स एक्चुअली होते हैं, ठीक है। ऐसे और भी अमीनो एसिड्स बन सकते हैं, बीटा अमीनो एसिड्स भी बन सकते हैं, वहां पे आपका बीटा कार्बन पे होगा NH2, यहाँ पे अल्फा कार्बन पे NH2, ठीक है। ओके, कंटिन्यू आगे। प्रोटीन्स और पार्शियल हाइड्रोलिसिस गिव पेप्टाइड्स, सबसे पहले वो क्या देंगे, पेप्टाइड्स देते हैं।
तो जैसे हमने जो कुछ एंजाइम्स 10th में पढ़े हैं, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ये दोनों पेप्टाइड्स में ही कन्वर्ट करते हैं पहले, मतलब ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस नहीं कर पाते ये दोनों एंजाइम्स, थोड़े वीक होंगे, तभी वो प्रोटीन को सिर्फ पेप्टाइड्स तक पहुंचा पाते हैं। फिर एक अमीनो पेप्टिडेज नाम का एंजाइम होता है जो अल्टीमेटली उन सारे पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ऑन पार्शियल हाइड्रोलिसिस वी गेट पेप्टाइड्स एंड ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस वी गेट अल्फा अमीनो एसिड्स, जिनसे वो बने, प्रोटीन जिनसे बने हैं अल्फा अमीनो एसिड्स। देखो इन्हीं को जोड़ के पानी निकाले तब प्रोटीन बने ना, अगर प्रोटीन को पानी दोगे तो ये वापस बने हाइड्रोलिसिस। क्लियर है? तो नोट करना है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, नोट करना यहाँ से यहाँ तक नोट कर देंगे, उसके बाद ये बॉन्डिंग में बता रहा हूँ आप लोग को, बॉन्डिंग लिखने का पहले इतना नोट कर दो बस, फ्रॉम हियर टू हियर। क्लियर है ये क्या लिखा हुआ है? ठीक है, काम का चीज वही है, अल्फा अमीनो एसिड्स को पॉलीमराइज करना। पॉलीमर बनते समय जो सबसे छोटा यूनिट होता है उसको अपन मोनोमर बोलते हैं, और उसी मोनोमर्स का जब आप चेन बना देते हो तो वो पॉलीमर कहलाता है। ठीक है, और चेन बनते समय दो टाइप के प्रोसेस होते हैं, एक एडिशन पॉलीमर बनते हैं और एक कंडेंसेशन। एडिशन में सिंपली वो दोनों ऐड हो जाते हैं, कोई मॉलिक्यूल रिमूव नहीं होता, एलिमिनेट नहीं होता। बट यहाँ पे कंडेंसेशन पॉलीमर में जब दो मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं तो इट लिबरेट्स या इट एलिमिनेट्स अ स्मॉल मॉलिक्यूल ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल, कुछ वाटर या हाइड्रोजन क्लोराइड कुछ। ठीक है, पॉलीमर्स नहीं, पिछले बार था, इस बार नहीं। ठीक है, शेयर करूंगा मैं। ठीक है, चलो अमीनो एसिड्स में आते हैं, तो अब बता दिया मैंने अमीनो एसिड्स हैं क्या, उसी कार्बन पे COH है, उसी कार्बन पे आपका NH2। ठीक है, तो अमीनो एसिड्स कंटेन अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, दो फंक्शनल ग्रुप है उसके पास, डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ अमीनो। अमीनो ग्रुप अगर अल्फा पोजीशन पे तो इट विल बी नोन एज अल्फा अमीनो एसिड, लाइकवाइज अगर वो बीटा में है, गामा में है, डेल्टा में है तो इट विल बी नोन एज दैट काइंड ऑफ एसिड। बट हमारा प्रोटीन जो है वो अल्फा अमीनो एसिड्स का ही बना है। ठीक है, जिसमें आपका जो NH2 है वो कहाँ लगा हुआ है, अल्फा कार्बन। ठीक है, ओनली अल्फा अमीनो एसिड्स आर ऑब्टेन्ड ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन। आप प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको अल्फा अमीनो एसिड्स ही मिलेंगे। में भी, क्योंकि ये भी तो आपका इसमें एसिड और बेस दोनों है ना, वहां पे बस अंतर क्या था, जहां हमने ड्यूटेनाइन पहली बार पढ़ा वहां पे SO3H था, दैट इज आल्सो एन एसिडिक ग्रुप, सल्फोनिक एसिड ग्रुप होता है वो। और अमाइन तो था ही, वो तो अमाइन के चैप्टर में अपन प्रॉपर्टी में पढ़ रहे थे, दैट इज सल्फोनेशन ऑफ एनिलीन। एनिलीन में हम सल्फोनेशन करवा रहे थे तो आपको SO3H मिल गया था। ठीक है, और उसमें अपन ड्यूटेनाइन पढ़े थे कि ये आपस में ही इंटरनल सॉल्ट बना लेंगे, एक एसिड है एक बेस है, they will form and they will combine and form salt, ड्यूटेनाइन। ये बता रहे। सेकंड पैराग्राफ की जो शुरू की दो लाइनें आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी को बताई जाएंगी।
हाँ, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। तो फिर ये आर की जगह अलग अलग ग्रुप्स आएंगे और आपको अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड्स मिलते जाएंगे। जो मैंने 20 अमीनो एसिड्स बोले ना, वो ये आर को रिप्लेस कर करके ही आएंगे। सबसे सिंपल आर क्या हो सकता है, वहां पे एच आ सकता है। हाँ, वो तो बस बता रहे कि अमीनो एसिड्स होते क्या, बट प्रोटीन में अल्फा वाला ही पाया जाता है। पर बीटा अमीनो एसिड्स भी बना सकते हैं आप लोग, है ना। मतलब CWH वाले कार्बन पे NH2 ना होके उसके बगल वाले कार्बन पे NH2 हो गया, तब वो बीटा वाला कहलाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज में अगर आएंगे अपन तो ये कलरलेस होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, वाटर सॉल्युबल, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे पानी के साथ। ठीक है, हाई मेल्टिंग सॉलिड्स एंड बिहेव लाइक सॉल्ट, क्योंकि दोनों है ना उसके पास, बेस भी और एसिड भी है, तो इंटरनल सॉल्ट बनाएंगे तो दे बिहेव लाइक सॉल्ट रादर देन सिंपल अमाइंस या कार्बोक्सिलिक एसिड। आप एसिड और बेसिक नहीं बोल सकते। ठीक है, वो अपन टाइप में पढ़ेंगे, होते हैं ये भी एसिडिक और बेसिक न्यूट्रल तीनों नेचर के होते हैं। दिस बिहेवियर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बोथ एसिडिक यानी कार्बोक्सिल ग्रुप एंड बेसिक यानी कि अमीनो ग्रुप इन द सेम मॉलिक्यूल। इन एक्वस सॉल्यूशन जब आप पानी में मिलाएंगे तो कार्बोक्सिल ग्रुप कैन लूज अ प्रोटॉन, क्योंकि एसिड आपके ब्रॉन्स्टेड लॉ कंसेप्ट से एसिड्स क्या होते हैं, अ प्रोटॉन डोनर। ये अपना प्रोटॉन इसको दे देगा, बेस होते हैं प्रोटॉन एक्सेप्टर, ये एक्सेप्ट भी कर लेगा, अल्टीमेटली गिविंग राइज टू अ डाइपोलर आयन, एक ऐसा आयन जिसमें दोनों चार्जेस, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। उसी को हम क्या नाम दिए हैं, स्लूटर आयन, जो अपन अमाइंस में लास्ट क्लास में पढ़ा, स्लूटर आयन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मैं शेयर करूंगा, हम मत लिखो काम पे, ठीक है, प्रोटीन होनी कार्य। अब अलग अलग आर की पोजीशंस पे अगर आप ग्रुप रखते जाएंगे ना, तो दे विल बी नोन एज डिफरेंट एसिड्स। तो 20 एसिड्स होते हैं विच आर नेसेसरी फॉर ह्यूमन बीइंग फॉर देयर ग्रोथ एंड रिपेयर। कुछ उनकी बॉडी में पहले से रहते हैं या बन जाते हैं, और कुछ के लिए हमें कुछ इनटेक लेना पड़ता है ताकि वो प्रोटीन हमारी बॉडी में आ जाए। अकॉर्डिंगली दो टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं, एक होता है एसेंशियल अमीनो एसिड और दूसरा होता है नॉन एसेंशियल। ठीक है, तो जैसे सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड यही होगा ग्लाइसिन। अगर आप उस आर की जगह एच रख दोगे तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CH2, फिर एक जगह लगा है NH2 और दूसरा लगा है CH। दिस इज ग्लाइसिन। ये क्या है, ग्लाइसिन। मैंने वही CH के साथ जो R लगा था ना, उसकी जगह H लगा दिया है, R की जगह। R is replaced by H तो ग्लाइसिन बनेगा। इफ R is replaced by CH3 एलेनाइन बनेगा। लाइकवाइज अलग अलग टाइप के आपके अमीनो एसिड। ठीक है, दो याद रखना कम से कम, कि अगर मुझे एक एग्जांपल बनाना हो प्रोटीन का, तो हम दो को लिख के उसका पॉलीमर तो दिखा सकते हैं कि बस यही दोनों अब जोड़ते जाएंगे आपस में एंड दे विल क्रिएट अ प्रोटीन। ठीक है, एक्चुअली इनका सीक्वेंस बताता है कि वो प्रोटीन कौन सा। सीक्वेंस चेंज हुआ ना, मतलब पहले GLY है यानी कि ग्लाइसिन है, उसके बाद अगर एलानाइन है, ए ANA, उनके सिंबल्स भी लिखे हुए। ठीक है, 3 लेटर सिंबल होते हैं और एक 1 लेटर कोड होता है। तो ग्लाइसिन का जैसे GLY है, उसका कोड है G। तो ये उनका ऑर्डर बताने के लिए अपने शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं, बार बार ग्लाइसिन एलानाइन थोड़ा लिखेंगे। तो वो GA करके अगर सीक्स बनता तो ये एक अलग आपका प्रोटीन बनेगा। आप सीक्वेंस चेंज करोगे प्रोटीन चेंज होता है। ठीक है, कमिंग ऑन टू क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स बेसिकली दो तरीके से क्लासिफाइड है। ठीक है, एक ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर की वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। अब ये किस पे डिपेंड करेगा कि वो एसिडिक है ओवरऑल या बेसिक है या न्यूट्रल है, डिपेंड करेगा उनके पास कितने अमीनो ग्रुप है या कितने कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। अगर दोनों एक एक होंगे तो न्यूट्रल होगी, पर अगर अमीनो ग्रुप ज्यादा है तो बेसिक, और अगर एसिडिक ग्रुप ज्यादा है तो हाँ,
नहीं, हम सिर्फ अमीनो एसिड की बात कर रहे हैं। सिंगल अमीनो एसिड में भी मल्टीपल अमाइन या एसिडिक ग्रुप हो सकते हैं, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव नंबर ऑफ अमीनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप इन देयर मॉलिक्यूल, इक्वल नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप होंगे कार्बोक्सिल ग्रुप के तो वो न्यूट्रल होगा, मोर नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप है तो कार्बोक्सिल ग्रुप से अगर तो वो बेसिक, और अगर कार्बोक्सिल ग्रुप ज्यादा है अमीनो ग्रुप के कंपैरिजन में तो एसिड। ये पहला क्लासिफिकेशन हुआ एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। सेकंड क्लासिफिकेशन एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल है, वही जो हमारी बॉडी में पहले से है तो हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं है तो नॉन एसेंशियल। अमीनो एसिड्स व्हिच कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी आर नॉन एसेंशियल। जैसे इंसुलिन एक तरह का प्रोटीन है, ठीक है, दैट इज सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी बाय पैंक्रियास, तो हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं है फिलहाल, है ना। एक कंडीशन अगर ये ऐसी आ जाए कि वो इंसुलिन कम पड़ रहा है या पैंक्रियास बनाना बंद कर दिया है तो हमें बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है, जनरली डायबिटिक पेशेंट लेते हैं। बट राइट नाउ वी डोंट वांट टू टेक इंसुलिन फ्रॉम एनी अदर सोर्स, तो वो सब आपके इसमें आएंगे नॉन एसेंशियल। और बाकी एसेंशियल किसमें आएंगे, जो बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पा रहा है तो हमें उसको अल्टीमेटली किसी ना किसी सोर्स के थ्रू अपनी डाइट में लेना पड़ेगा, तब वो हमारी बॉडी में एंटर करता है, ठीक है। तो जो दोज आर नोन एज एसेंशियल प्रोटीन्स यानी एसेंशियल अमीनो एसिड्स, ठीक है। बात करते हैं स्ट्रक्चर की, तो जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि एक मॉलिक्यूल दूसरे से अटैच है, एक मॉलिक्यूल अमीनो एसिड का उसका COH और दूसरे का NH2। मान लो ग्लाइसिन और ALA एलानाइन का ही बना रहे हैं अपन, तो ग्लाइसिन का COH, एलानाइन का NH2। और अगर इसका उल्टा किया आपने कि ग्लाइसिन का NH2 और एलानाइन का COH, तो दूसरा प्रोटीन बन जाएगा, समझ रहे। लाइकवाइज proteins are the polymers of alpha amino acids and they are connected to each other by peptide bond या peptide linkage। वो जो CONH2 बन रहा है ना, एक का COH का OH निकला, दूसरे का NH2 का H निकला, तो जो CO बॉन्ड NH बनी है ना, that is known as peptide linkage। हाँ, पर बनेगा यही, बनेगा तो यही ना, पर क्योंकि आप एक मॉलिक्यूल का COH का OH ले रहे हो, दूसरे मॉलिक्यूल के NH2 का H ले रहे हो, तो अल्टीमेटली वाटर तो बाहर जा ही रहा है और हर बार बनेगा यही CONH। इसी को पेप्टाइड लिंकेज बोल रहे हैं। केमिकली पेप्टाइड लिंकेज क्या होते हैं, इज एन अमाइड, ये अमाइड जो है CONH वाला सेकेंडरी अमाइड, ठीक है, फॉर्म बिटवीन COH ग्रुप एंड द अमीनो ग्रुप। द रिएक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सिमिलर और डिफरेंट अमीनो एसिड्स, दोनों हो सकते हैं, ग्लाइसिन ग्लाइसिन का ही आप चेन बना दो, वो एक अलग प्रोटीन बन जाएगा, ग्लाइसिन एलानाइन का बना दो तो एक अलग प्रोटीन बन जाएगा। The reaction between two molecules of similar or different amino acids proceeds with the combination of amino group of one molecule with the carboxyl group of the other, ठीक है। So this results in the elimination of water molecule and formation of a peptide bond, that is COH। अब जो प्रोडक्ट बना है ना आपने, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल अटैच किया ना, तो that product is known as डाइपेप्टाइड। अभी ये प्रोटीन नहीं बना, अभी क्या बना है, डाइपेप्टाइड। डाइपेप्टाइड प्रोटीन बना बनेगा, प्रोटीन के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले तो 10,000 इस टाइप के रेंज में रहते हैं उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर मॉलिक्यूलर मास निकालना चाहोगे ना तो इतने सारे कार्बन रहते हैं कि उनका ओवरऑल मास 10,000 AMU आए। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, 10,000 AMU इज नॉट अ बिग मास, 10,000 AMU तो बहुत छोटा है, AMU बहुत छोटा मास होता है ना, 10⁻⁻23 ग्राम के रेंज में होता है बाकी AMU, ज्यादा कोई बड़ा मास नहीं 10,000 AMU, ठीक है। बट प्रोटीन ये नहीं है, दूसरे में डाइपेप्टाइड। प्रोटीन्स आर एक्चुअली पॉलीपेप्टाइड। प्रोटीन क्या है, पॉलीपेप्टाइड्स। एक डाइपेप्टाइड बना बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ टू अमीनो एसिड्स। एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, व्हेन कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ ग्लाइसिन कंबाइंस विद अमीनो ग्रुप ऑफ एलेनाइन वी गेट अ डाइपेप्टाइड दैट इज ग्लिसिल एलेनाइन, ठीक है। अब थर्ड लगा दोगे तो वो ट्राइपेप्टाइड बन जाएगा, चार लगा दोगे तो टेट्रा पेंटा हेक्सापेप्टाइड बन जाएगा। बट दिस ऑल आर नॉट प्रोटीन्स। प्रोटीन कब बनेगा, जब वो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच हो जाएंगे, तब वो प्रोटीन कहलाएगा। When the number of such amino acids is more than 10, then the products are called polypeptides. Okay? A polypeptide with more than 100 amino acid residues having molecular mass higher than 10,000 AMU is called a protein. ठीक है, मतलब एक पॉलीपेप्टाइड चेन बना, ऐसे दूसरा पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगा, जब आपस में जुड़ेंगे तब ये इतने सारे
कंपाउंड्स इतने सारे कार्बन एक साथ जुड़ पाए और इतना मॉलिक्यूलर मास आपका जनरेट होता है। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की। प्रोटीन बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर शेप, की शेप कैसा है। दे आर ऑफ टू टाइप, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर। फाइब्रस का मतलब क्या है, व्हेन द पॉलीपेप्टाइड चेन्स रन पैरेलल एंड आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। मतलब एक चेन दूसरे चेन से हाइड्रोजन बॉन्ड से या सल्फाइड बॉन्ड से अटैच हो। Then fiber-like structure is formed. Such proteins are generally insoluble in water. ये हाइड्रोजन बॉन्ड पहले ही उनके अंदर बन चुकी है, तो ये पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाती। Then fiber-like structure is formed. Such proteins are generally insoluble in water. Some common examples are keratin and myosin. ये होता कहाँ पे वो भी लिखा हुआ है, present in hair, wool and silk, and myosin present in muscles. ये आपका केराटिन जो फाइबर है आपके हेयर में भी है, हेयर डिसॉल्व थोड़ा होता है पानी में, तो प्रोटीन है, राइट। ओके, तो ये तो आपका फाइबरस हुआ। नेक्स्ट है ग्लोबुलर। दिस स्ट्रक्चर रिजल्ट्स व्हेन द चेन्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स coil around to give a spherical shape. अल्टीमेटली जो वो हेलिक्स के फॉर्म में coiled होंगे, and you will get a particular shape of a sphere. These are usually soluble in water. Insulin, albumin are the common examples of globular protein. तो दो टाइप के प्रोटीन होते हैं, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर। ठीक है, स्ट्रक्चर में बात आते हैं तो अपन स्ट्रक्चर या शेप को चार पार्ट में डिवाइड करते हैं प्रोटीन के। एक होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी। प्राइमरी आपको क्या बताता है, उस प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर आपको क्या बताता है कि उसके सीक्वेंस कैसा है अमीनो एसिड्स का, कौन कौन से अमीनो एसिड्स लगे हुए हैं इसमें और उनका सीक्वेंस कैसा है। क्योंकि मैंने बताया ना, सीक्वेंस चेंज हो गया तो प्रोटीन चेंज हो गया। तो प्रोटीन्स में हैव वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स। ईच पॉलीपेप्टाइड इन अ प्रोटीन हैज अमीनो एसिड्स, क्योंकि पॉलीपेप्टाइड्स अमीनो एसिड से तो बना हुआ है, ठीक है, मोर देन 10 वाले, ठीक है, linked with each other in a specific sequence, and it is this sequence of amino acid that is said to be the primary structure of that protein. ये स्ट्रक्चर प्रोटीन का कभी चेंज नहीं होता, प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का कभी भी चेंज नहीं होता। आप कितना भी टेम्परेचर दे दो, है ना, कितना भी प्रेशर दे दो, उसको कोई भी डिफॉर्मेशन करके देख लो, आपके बाकी स्ट्रक्चर प्रोटीन के डिस्टर्ब हो जाएंगे। जैसे दूध से दही बन जाता है ना, तो वो दूध और प्रोटीन का स्ट्रक्चर अलग था, पर जब वो दही बना तो उसका स्ट्रक्चर अलग हो गया ना। पहले वो मतलब आप बोलना चाहिए कि पहले वो पतला था, अब वो गाढ़ा बन चुका है, राइट, तो शेप चेंज हुआ है। तो वहां पे अभी भी उसका प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर इंटैक्ट है, वैसा ही अभी भी वो प्रोटीन में जो सीक्वेंस है ना अमीनो एसिड का मिल्क प्रोटीन में, वो सेम, बट हाँ उसका टर्शरी और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बिगड़ चुका है। तभी तो दूध और दही दिखने में अलग अलग दिखते हैं ना, क्योंकि उसका फाइनल स्ट्रक्चर जो है वो अलग चेंज हो चुका है। उसको बोलते हैं अपन डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। आपने प्रोटीन को बिगाड़ दिया, मतलब उसका शेप बिगड़ दिया, ठीक है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या बताता है, मैं अगर एक लाइन में बताऊं तो प्राइमरी स्ट्रक्चर सिर्फ सीक्वेंस बताता है। किसका सीक्वेंस, अमीनो एसिड्स। अरे प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स, ठीक है। इससे सबसे पहले अपन अमीनो एसिड पढ़े थे, अमीनो एसिड क्या होता है, फिर अपन पेप्टाइड पढ़े, पेप्टाइड क्या होते हैं, पेप्टाइड बनते हैं अमीनो एसिड से। फिर हम पढ़े पॉलीपेप्टाइड क्या होते हैं, कि पॉलीपेप्टाइड कम से कम 10 अमीनो एसिड्स जुड़ेंगे तब वो बनेगा पॉलीपेप्टाइड। अब पॉलीपेप्टाइड्स का जब चेन आपस में जुड़ता है ना, तब वो जाके प्रोटीन बनता है। समझ रहे हैं, स्टार्ट अमीनो एसिड से ही हो रहा है। अब मैंने बोला ना कि बीच में पार्शियल हाइड्रोलिसिस से पेप्टाइड्स बनते हैं और उसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दो तब जाके अमीनो एसिड बनते हैं। तो स्टार्ट तो हमने अमीनो एसिड से ही किया था, देन पेप्टाइड चेन बनी, मतलब पेप्टाइड बॉन्ड बनी, उससे आपके पॉलीपेप्टाइड्स बने, और ये जब पॉलीपेप्टाइड्स आपस में जुड़े ना तब जाके प्रोटीन बना, ठीक है। ओके, so it is this sequence of amino acids that is said to be the primary structure of that protein. Any change in its primary structure, अगर primary structure में कोई change हुआ तो प्रोटीन ही change होता है। Any change in its primary structure, that is the sequence of amino acid, creates a different protein, ठीक है। ये तो बात होगी प्राइमरी स्ट्रक्चर की। अब बात करते हैं सेकेंडरी की। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स
दैट इज इट रेफर्स टू द शेप इन विच अ लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन कैन एग्जिस्ट। अब लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन आ चुकी है, सीक्वेंस हमको पता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर का पता है ना। अब वो किस टाइप का शेप ले रही है, वो शेप को हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। पहले तो हमें सिर्फ चेन बनाने की, ठीक है, GLY ANA और जो भी अमीनो एसिड्स है ये लाइन से इस सीक्वेंस में रहेंगे। अब उनका रिपीटेशन होगा तब वो जाके पेप्टाइड चेन बनेंगे। अब उस चेन का शेप क्या है, जब वो पॉलीपेप्टाइड बनेंगे तो उन चेन का शेप क्या होगा, क्या वो हेलिकल होगा, ठीक है, क्या वो शेप हेलिकल होगा या कुछ और टाइप का शेप होगा, तो वो आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर बताता है। हाँ, पहले प्राइमरी एक्चुअली अपन सिर्फ बता रहे कि ये सारे जुड़े हुए एक चेन, पर वो किस शेप में जुड़े हैं वो ये बताए, ठीक है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रेफर्स टू द शेप इन विच अ लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन्स कैन एक्सिस्ट। So they are found to be existing in two type of structure। दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है अल्फा हेलिक्स और दूसरा होता है बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। अल्फा हेलिक्स मतलब वो थोड़े से इस फॉर्म में अरेंज होते हैं, लाइक दिस, जैसे स्क्रू घुमाते तो जो हेलिक्स होता है ना उस फॉर्म में अरेंज होगी। और दूसरा होता है बीटा प्लेटेड। प्लेटेड मतलब जैसे ये इसको बोलते हैं प्लेटेड, ये पर्दा होता है ना, पर्दा का ये जो बीच प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है, जैसे साड़ी में भी मानते हैं ना वो उसको प्लेट्स बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये जो है ना ये इस तरीके से अरेंज होता है, समझते दोनों में डिफरेंस। तो है यहाँ पे वही आपके, देखो सबके में ये आपको बॉन्ड दिख होगी, CONH बॉन्ड, कैन यू सी दिस पेप्टाइड लिंकेज CONH CONH। तो ये अल्फा हेलिक्स है सेकेंडरी स्ट्रक्चर या फिर ऐसा स्ट्रक्चर हो सकता है। वो प्रोटीन टू प्रोटीन वेरी करेगा है ना, कि वो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है उसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर या उसका बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर, पर दोनों में से कोई एक पाया जाएगा उसका, ठीक है। दोनों के बारे में यहाँ पे लिखा हूँ, छोटा सा देखना। दे आर फाउंड टू एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर वाया, एक हेलिक्स है और दूसरा आपका बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर है। This structure arises due to the regular folding of the backbone of the polypeptide chain due to hydrogen bonding between CO and NH group of the polypeptide। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, इसके बारे में, दोनों के बारे में एक्चुअली, कि एक पॉलीपेप्टाइड दूसरे पॉलीपेप्टाइड से कैसे लिंक्ड होगा। अकॉर्डिंगली अल्फा हेलिक्स या बीटा प्लेटेड बनेगा। अल्फा हेलिक्स में क्या हो रहा है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वेज इन विच अ पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म्स ऑल पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स। यू कैन सी हाइड्रोजन बॉन्ड बन रही है और H के बीच में, एक NH है यहाँ पे, इसका NH है और इसका CO है, इन दोनों के बीच में देखो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रही है। लाइकवाइज इस इन दोनों के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन रही है, ठीक है। ऑल पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं और इस टाइप का ट्विस्टिंग स्ट्रक्चर आ जाता है उनका। बॉन्ड्स बाय ट्विस्टिंग इनटू अ राइट हैंड स्क्रू हेलिक्स with the NH group of each amino acid residue hydrogen bonded to the CO of an adjacent turn of the helix। ये एक टर्न है हेलिक्स का, ये दूसरा टर्न है, उन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बनाने को नहीं आएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर में वो क्या है, ठीक है। बीटा प्लेटेड में क्या है, इन बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर ऑल पेप्टाइड चेन्स आर स्ट्रेच्ड आउट। अब देखो यहाँ पे ये स्ट्रेच हो रही है ताकि ये वाला इसके साथ मिल सके, तब तो प्लेट बनेगा, out to nearly maximum extension and then laid side by side which are held together by intermolecular hydrogen। यहाँ पे ऐसा होगा कि एक चेन दूसरे चेन से ऐसे टाइप की बॉन्ड बना रही है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्चुअली वो हेलिकल फॉर्म में अरेंज हुआ है और एक हेलिकल का जो आर्म है वो दूसरे हेलिक के आर्म के CO के NH के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना है, ठीक है। The structure resembles the plated folds of drapery, इसको drapery बोलते हैं, ठीक है, and therefore is known as beta plated sheet, ठीक है। तो ये हुआ सेकेंड पेज, ठीक है। अब मान लो एक पेप्टाइड लिंकेज, एक पेप्टाइड चेन हो गई, दूसरी पेप्टाइड चेन हो गई, ये आपस में जुड़ेंगे ना, एक आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन हो गई अल्फा हेलिक्स वाली, ये दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन हो गई अल्फा हेलिक्स वाली, ये जब जुड़ेंगे तब तो प्रोटीन बनेगा, ठीक है। तो टर्शरी स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिप्रेजेंट्स ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन्स, दैट इज फर्दर फोल्डिंग ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। एक बार सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन गया, अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी अपने आप में फोल्ड होगा। इट गिव्स राइज टू टू मेजर मॉलिक्यूलर शेप। अब वो जो अपन दो पढ़े ना, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर, शुरू में अपन वही पढ़े थे ना, तो दो टाइप के शेप में वो अरेंज होगा, फाइब्रस या ग्लोबुलर।
द मेन फोर्सेस व्हिच स्टेबलाइज 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। देखो 2 डिग्री में मेन फोर्स क्या थे? हाइड्रोजन बॉन्ड। 2 डिग्री अपन देखे ना, अल्फा हेलिक्स में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन रही थी और बीटा प्लेटेड में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन रही थी। तो इसमें भी टर्शरी में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स बनेगी। तो आपके सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर को स्टेबल कौन रखे हुए हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स, या फिर डाइसल्फाइड लिंकेजेस, या वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये अलग अलग प्रोटीन के बारे में बात कर रहा है। हर में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगी, किसी में हो सकता है सल्फाइडिक लिंकेज भी बन जाए, क्योंकि कुछ आपके अमीनो एसिड्स हैं जिनमें सल्फर भी हो सकते हैं। ठीक है, कुछ सल्फर वाले अमीनो एसिड्स भी हैं, तो यहाँ पे सल्फाइड लिंकेजेस बनेगी। क्लियर है? Next है quaternary. Some of the proteins are composed of 2 or more polypeptide chains referred to as subunits. The spatial arrangement of these subunits with respect to each other is known as quaternary. आप लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर देख रहा था, सबसे पहला जो लाइन दिख रहा है ना, दैट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर। वो बता रहा है कि सीक्वेंस क्या है। देखो अलग अलग शेप की छोटे छोटे सर्कल बनाए ताकि आपको पता चले कि ये अलग अलग अमीनो एसिड है। ये येलो कलर का अमीनो एसिड है, ग्रीन, ये पर्पल है ना, ब्लैक, ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, तो ऐसा चालू होगा। जो भी वो सीक्वेंस का रेंज है वो आपका प्रोटीन का नेचर होगा जैसा भी है। अब ये आपके हेलिकल फॉर्म में हेलिक्स वाली बनाया है। ठीक है, कौन सा दिया है? हेलिक्स वाला। ये आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर विच इज अ हेलिकल वन। ठीक है, ये फर्दर फिर घूमेगा टर्शरी स्ट्रक्चर, समझ रहे ना? और लिखा था ना कि सेकेंडरी फिर घूमेगा अपने में, तो वो आपका कहलाता है टर्शरी। ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन होगी। अगर ऐसी पॉलीपेप्टाइड चेन और होगी, क्या पे लिखा है देखो, some of the proteins are composed of 2 or more polypeptide chains. तो उन टाइप के प्रोटीन के लिए एक पॉलीपेप्टाइड चेन दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ भी जुड़ती है, इसको बोल रहा हूं क्वाटरनरी। ये आपका फाइनल प्रोटीन है, समझ में? वी स्टार्टेड विद अमीनो एसिड्स, उनकी चेन बनी तो पॉलीपेप्टाइड्स बने, और जब 2 या 2 से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड्स आपस में लिंक होते तब वो प्रोटीन बना। अब इसका मास होगा 10,000 AMU के आसपास। क्वाटरनरी वाला ही प्रोटीन है। प्रोटीन बनने का प्रोसीजर एक्चुअली फाइनल स्ट्रक्चर ऐसा होता है। अगर डायरेक्टली यही बताता तो समझ में नहीं आता ना, तो हमने स्टेप बाय स्ट्रक्चर पढ़े उसके, पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फाइनली ये। यहां तक भी हो सकता है प्रोटीन, if that protein is consisting of only one polypeptide chain, तो फिर यही खत्म हो जाएगा, उसका टर्शियरी स्ट्रक्चर तक ही रहेगा, उसका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर नहीं आएगा। अभी तो यहाँ पे लिखा है कि some of the proteins are composed of 2 or more polypeptide chains। तब उस केस में वो सारी polypeptide chains आपस में कुछ इस तरीके से मर्ज हो जाएंगी। That is what is meant by quaternary structure। क्लियर है? नहीं आएगा, आया भी तो सिंपल तो दिख रहा है, बस फाइनल ही बराबर है। तुमको उसकी समझ में नहीं आ रहा तो चेक करने वाले को समझ नहीं आएगा, जब बनाते तो समझ नहीं आ रहा, पर एटलीस्ट एक आइडिया हो रहा है ना कि प्राइमरी हमको सिर्फ सीक्वेंस बताना है, सेकेंडरी में एक अल्फा या बीटा प्लेटेड का स्ट्रक्चर बनाना है, फिर सेकेंडरी को जो घुमा दिया वापस ऊपर वो टर्शरी हो गया, और 2 टाइप के ये बनाओ और दोनों को आपस में ऐसे मिक्स कर दो। यहाँ तो दिख रहा है एक स्ट्रक्चर ये दिख रहा है पूरा, ठीक है, और ये बड़ा वाला जो यही था, दोनों को घुमा दिए, दोनों अल्फा हेलिक्स है, ऐसे बना सकते हैं ना, ये एक हो गया, ठीक है, और दूसरा वाला ऐसे बना दो, इस तरह से बना के छोड़ देना, ठीक है। ठीक, अब जो डीनेचुरेशन बोल रहा था ना वो यही होगा कि अगर आप एक प्रोटीन को एक्सट्रीम टेम्परेचर प्रेशर पे रखते हो, हाँ, तो उस केस में ये स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। कौन सा? क्वाटरनरी और टर्शियरी। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये तो सिंपल एक अपन ने 2D टाइप का स्ट्रक्चर बना के ना उसको, तो मॉलिक्यूल्स तो 3D फॉर्म में रहते हैं, तो एक्चुअली प्रोटीन ये है, दिस इज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आपका प्राइमरी है, ये एक अमीनो एसिड दूसरा अमीनो एसिड का जुड़ा हुआ रहता है ना। फिर जब ये आपका एक पर्टिकुलर चेन बना लेंगे, ये बीटा प्लेटेड टाइप का दिखाया है, ठीक है, आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं, नहीं ये भी अल्फा हेलिक्स ही है, अल्फा हेलिक्स ही, ठीक है।
राइट। उसके बाद ये अल्फा हेलिक्स आपस में खुद घूमा है और ये दो पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में मिक्स है, दिस इज क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अलग दिखाने के लिए ब्लू कलर का पॉलीपेप्टाइड चेन बना दिया, एक येलो कलर का पॉलीपेप्टाइड चेन बना दिया, ठीक है। डीनेचुरेशन का मतलब मैंने आपको बता दिया है, प्रोटीन फाउंड इन बायोलॉजिकल सिस्टम विद अ यूनिक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, जो अपन अभी पढ़े। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर इज अ यूनिक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, और हर प्रोटीन का वो स्ट्रक्चर यूनिक है क्योंकि उसके ऑर्डर अलग अलग होंगे। इंसुलिन का ऑर्डर अलग होगा, इंसुलिन में जितने भी अमीनो एसिड्स हैं उनका ऑर्डर अलग होगा। तो प्रोटीन फाउंड इन बायोलॉजिकल सिस्टम विद अ यूनिक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी इज कॉल्ड अ नेटिव प्रोटीन। तो उसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर था। When a protein is in its native form is subjected to physical change like temperature change या chemical change। वो दूध में जामुन डाल के अपन केमिकल चेंज तो कर रहे हैं इसका, ठीक है। जामुन बोलते हैं ना उसको, कोई दही डाल दो, दूध में दही डाल दो तो पूरा दूध दही बन जाएगा, तो जामुन बोलते हैं, पता नहीं क्यों बोलते हैं, तो बोलते हैं जामुन, थोड़ा थोड़ा खराब करना। तो केमिकल चेंज लाइक चेंज इन पीएच, ठीक है। अल्टीमेटली आपने वो दही डाल के, दूध के अंदर दही डाल के पीएच चेंज किया ना दूध का, द हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर डिस्टर्ब, तो इससे वो हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्ब हो जाएंगी जो आपकी टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में बन रही है। ड्यू टू दिस, नहीं नहीं, अरे दही कितना आता है, दूध में थोड़ा सा दही डाल दे तो पूरा दूध दही बन जाएगा। हाँ वो जामन बोलते हैं एक्चुअली, स्मॉल क्वांटिटी बोलते हैं, स्मॉल क्वांटिटी में उसको जामन बोलते हैं। तो दही का पैकेट लेके आएगा तो पूरा खाएगा कि मम्मी बोलेगी बेटा थोड़ा छोड़ देना, तो अपन इसे जमा देंगे दही, तो आज इतना छोड़ा ना कल देखो इतना दही मिलेगा। हाँ, ड्यू टू दिस ग्लोब्यूल्स अनफोल्ड, आपके ये क्या हो गया, जब हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्ब हो जाएंगी तो जो आपके पूरे फोल्डिंग हुई थी वो हेलिकल स्ट्रक्चर फोल्ड कैसे हुए थे, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। अब वो हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्ब हो गई है तो सारे ग्लोब्यूल्स अपने आप में अनफोल्ड हो जाए, स्ट्रक्चर टूट रहा है, ठीक है। एंड द हेलिक्स जो है वो अनकॉइल्ड हो जाएगा क्योंकि अब उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड रही नहीं जो उनको हेलिक्स बना रही थी। एंड प्रोटीन लूजेस इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी, अब वो जो काम कर रहा था ना पहले, अब वो काम नहीं कर रहा क्योंकि वो प्रोटीन वैसा शेप का रहा नहीं। दिस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो ये हुआ उसका, जो आपने उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो हटा ली ना उससे, उसी प्रोसेस को हम डीनेचुरेशन। ड्यूरिंग डीनेचुरेशन सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर्स आर डिस्ट्रॉयड, प्राइमरी इंटैक्ट रहेगा। यहाँ क्वाटरनरी क्यों बोले, क्योंकि हर प्रोटीन का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर वो जरूरी नहीं है। अगर कोई एक ही पॉलीपेप्टाइड की चेन से बना है तो उसका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर नहीं होगा, पर सेकेंडरी टर्शियरी तो सबका होगा, ठीक है। तो डीनेचुरेशन से सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा, ठीक है, बट प्राइमरी स्ट्रक्चर विल स्टिल रिमेन इंटैक्ट, ठीक है। दो एग्जांपल है यहाँ पे, एक कोएगुलेशन ऑफ एग व्हाइट ऑन बॉइलिंग इज अ कॉमन एग्जांपल ऑफ डीनेचुरेशन। एल्ब्यूमिन प्रोटीन है उसके अंदर, उसका डीनेचुरेशन हो रहा है, तो उस प्रोसेस को अपन डीनेचुरेशन बोल रहे हैं। और दूसरा जो मैंने आपको बताया कर्डलिंग ऑफ मिल्क, मिल्क जो कर्ड में चेंज हो रहा है विच इज कॉज्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, ठीक है, बाय द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन मिल्क। तो वो एक्चुअली दही में वो लैक्टोबैसिलस होता है जो लैक्टिक एसिड आपके मिल्क में सेक्रीट कर देता है जिससे पूरा मिल्क जो है वो कर्ड बनता है। तो वो भी एक तरह का डीनेचुरेशन है, ठीक है। तो अल्टीमेटली लैक्टिक एसिड को ऐड करके आपने आपके अमीनो एसिड के पीएच की वैल्यू को कम कर दिया, तो ये आपका प्रोटीन हुआ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में फिर अपन आगे बढ़ते हैं प्रोटीन के बाद। देखोगे जब तक नहीं आ रहे सर, ये टेबल बुक में है ना, एटलीस्ट 3 4 5 एग्जांपल याद रखना है इसमें, GN और एलनाइन तो याद रहेगा, है ना। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है, हीमोग्लोबिन
हीमोग्लोबिन कौन सा होता है? हाँ हाँ, जैसे इंसुलिन है वैसे हीमोग्लोबिन। जो सिकल सेल हीमोग्लोबिन होता है ना, उसमें आपके आरबीसी का ही कुछ बीमारी है ना, वो सिकल सेल है, कभी सिकल सेल अनीमिया। तो उसमें आपके हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर में अमीनो एसिड चेंज हो जाता है, तो वो सिकल सेल हीमोग्लोबिन बन जाता है। हाँ, वो डीएनए होता है। हाँ, नाइन्थ में क्या है? एस्पार्टिक एसिड। नहीं, नहीं।